हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस मैथ्स क्लास 6। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो भाई, आपका जो नया एनसीईआरटी का कोर्स आया है उसको हमने स्टार्ट कर दिया है। हिंदी भी हमने स्टार्ट कर दी है, मैथ्स भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपका जो नया कोर्स है उसको हम यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। तो ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट है? ये है हमारा सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान, जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये है हमारा पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में आपको सबसे पहले परिचय दिया गया है कि भाई हमें सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों जरूरत है सामाजिक विज्ञान की। तो इसको यहाँ पे हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके का एक फ्लो चार्ट जो है वो नजर आ रहा होगा। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हम देखते हैं कि इस फ्लो चार्ट में आखिर हमारे पास दिया क्या है। तो यहाँ पे आपको सर्कल में एकदम सेंटर में क्या दिख रहा है? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जो है क्या क्या रिलेट कर रहा है यहाँ पे? का वाले में है। इसमें हमारे पास कौन कौन से विषय आएंगे सामाजिक विज्ञान में? भारत एवं चुप चुप भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। खा में हम अतीत के चित्रपट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं। घा हमारा जो विषय है उसमें शासन और लोकतंत्र पढ़ेंगे। ड़ा में हम पढ़ेंगे हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। और इस आसपास के आर्थिक जीवन में हम पढ़ने वाले हैं हमारे आसपास के आर्थिक गतिविधियां। फिर हम उसके कार्य और महत्व पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो का वाला था, भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी, उसमें हम पढ़ेंगे स्थल रूप एवं जीवन। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा महासागर एवं महाद्वीप। तीसरा टॉपिक रहेगा पृथ्वी एवं स्थानों की स्थिति। ठीक है। और खा वाला जो हमारा टॉपिक था अतीत के चित्रपट, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इतिहास की समय रेखा एवं उनके स्रोत। ठीक है। और इसमें ही हमारा दूसरा टॉपिक है इंडिया अर्थात भारत। तीसरा टॉपिक रहने वाला है भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। गा वाला जो है हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराओं में हम भारत की संस्कृति की जड़ें और विविधता में एकता एक या अनेक हम पढ़ने वाले हैं। एक में अनेक। ठीक है। शासन और लोकतंत्र में हम आधारभूत लोकतंत्र भाग 3, नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, आधारभूत लोकतंत्र भाग 2, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, आधारभूत लोकतंत्र भाग 1, शासन और परिवार और समुदाय को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इतनी सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं अपने इस सब्जेक्ट में, जो हमारे लिए जानना और जिनकी जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं? इस सामाजिक विषय को पढ़ेंगे। हाँ, पानी है, पहाड़ है, पानी है। अब ये कह रहे हैं कि आइए पता लगाएं। जैसे कि छोटी सी बेबी जो है, मेरी प्यारी सी नटखट गुड़िया कह रही है कि यहाँ पानी। ठीक है। उसने पानी, उसकी नजरें किस पे गई? पानी पे। ठीक है। मेरी नजरें किस पे गई? पहाड़ों पे। अब देखते हैं आपकी नजरें किधर जाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऊपर दिए गए चित्र को देखिए, आपने क्या देखा? झील में पानी कहाँ से आ रहा है? भाई, झील में पानी कहाँ से आ रहा है? हो सकता है कि कई सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो यहाँ पे हो सकती हैं। जैसे कि झील में पानी हमारा नदियों से आ रहा हो, या हो सकता है कि यहाँ पे बारिश हुई हो, या हो सकता है यहाँ पे कुछ नहरों से जुड़ाव हो। ये कई सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो यहाँ पे हो सकती हैं। फिर ये कह रहे हैं सड़क का निर्माण किसने और क्यों किया? ठीक है। तो यहाँ पे आप एक रोड देख रहे हो, ये क्या है? हमारी एक रोड है। अब इसका निर्माण भाई किसने कराया? वहाँ हो सकता है क्या क्षेत्रीय निवासियों ने करवाया हो सकता है कि वहाँ की सरकार ने करवाया हो सकता है वहाँ के जो क्या कहते हैं, वहाँ का जो ये क्षेत्र एरिया जिनके हिस्से में आ रहा है उन्होंने इसको डेवलप कराया हो। तो वह यहाँ पे कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आगे इन्होंने कहा है, चुप रहो। यहाँ पे लिखा है इन छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोग क्या क्या गतिविधियां करते हैं, उनका क्या इतिहास रहा होगा, उनका क्या भविष्य है। तो यहाँ पे छोटे छोटे ये घर, यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर आप जूम करोगे ना तो यहाँ पे घर दिखेंगे, यहाँ पे घर दिखेंगे, और ये घर तो आपको दिख ही रहा है, ये छोटे छोटे घर हैं। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग क्या गतिविधियां करते होंगे। तो इनके आसपास खेत वगैरह होंगे, ये यहाँ पे अपनी खेती करते होंगे, या सब्जियां वगैरह बोते होंगे, या अलग उनके कुछ काम आस पड़ोस में शहर में जाके काम करते होंगे। तो यही इनकी डेली गतिविधियां होती होंगी। घर वाले घर में रहते होंगे, बच्चे खेलते होंगे आसपास और इस सौंदर्य का मजा लेते होंगे। ठीक है। और इनका क्या इतिहास रहा होगा। तो वो ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे हम अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं।
ठीक है। तुमसे क्या कहा था हमने? तुमसे क्या कहा था? ए, अपने उत्तरों को लिखिए एवं अपने साथियों के साथ इस पर चर्चा कीजिए। तो हमें अपने उत्तरों को लिखना है और चर्चा करना है। मतलब हर इंसान की सोच अलग है, उसके सोचने का तरीका अलग है। अब आपने अपने अपने उत्तरों को लिखना है, फिर अपने दोस्तों से देखना है कि भाई आपके दोस्त ने क्या लिखा है, उसने क्या लिखा है। ठीक है। अब मुख्य पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखिए, आपके मन में क्या सवाल आते हैं और उनको लिखिए। ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है इन दो चित्रों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप किस प्रकार प्रयास करेंगे। तो अब ये भी डिपेंड करता है कि इनके आंसर ढूंढने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ऊपर दिए गए हमारे प्रश्न सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है। हम 21वीं शताब्दी में है। कौन सी हमारी हम कौन सी शताब्दी में है? हम 21वीं शताब्दी में है। यदि आप इसे नहीं समझ सकते हैं तो जल्दी ही इसके बारे में पढ़ेंगे। भाई शताब्दी क्या होती है अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में आपको जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि इसके बारे में आगे के चैप्टर्स में आपको समझाया गया है। यहाँ पे लिखा है इस बात से भी इस बात से सभी सहमत हैं कि यह समय मानव सभ्यता के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ तकनीकी में तीव्र विकास हुआ है जिसने हमारी जीवन शैली में विभिन्न बदलाव किए हैं। दूसरी ओर इस समय संसार विभिन्न युद्धों, सशस्त्र संघर्षों और बढ़ते सामाजिक तनावों का सामना कर रहा है। तो यहाँ पे इस बात का मतलब क्या है, तकनीकी का जो मानव सभ्यता के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। मतलब क्या है कि लोग डेवलपमेंट के लिए या अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए क्या है, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। पेड़ों की कटाई हो रही है, छटाई हो रही है। इस वजह से छटाई करना तो अच्छी बात है, पर कटाई करना जो है उसको अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण जो है प्रभावित हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे ऑक्सीजन का लेवल जो है वो पहले से घट रहा है, जिससे कई सारी जो बीमारियां वगैरह हैं वो ये उत्पन्न हो रही हैं और आगे भी उत्पन्न होगी। तो हमें पर्यावरण पर खासा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप पेड़ काटते हो तो उन पेड़ों की जगह पे पेड़ उगाओ भी, तब तो ये हमारा संतुलन जो है वो नहीं बनेगा। पर हमारे पेड़ों की कटाई जो है बहुत ही ज्यादा हो रही है। पहाड़ों पे पेड़ जो है बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, जंगलों के पेड़ जो है बहुत ही ज्यादा काटे जा रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। फिर एक तरफ तकनीकी में तीव्र विकास हुआ है जिससे हमारी जीवन शैली में बदलाव हुए हैं। जैसे तकनीकी में तीव्र विकास हुआ है, जैसे कि अब क्या है, हम फ्रिज का यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि हमारा खाना जो है खराब ना हो। पर फ्रिज में रखा हुआ खाना भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, हानिकारक है। पहले क्या होता था, जितना खाना खाना है उतना खाना बन गया। ठीक है। स्टोरेज का ज्यादा कोई वो ही नहीं था। अगर स्टोर करना हुआ तो हम ऐसी चीजें बनाते थे जिनको हम स्टोर कर सकते थे बिना, मतलब उसको बिना फ्रिज की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पर हम जो स्टोर करने वाली चीजें हैं उनको भी फ्रिज में रख रहे हैं, जो स्टोर नहीं, मतलब बिना फ्रिज के भी स्टोर की जा सकती है, उनको भी फ्रिज में रख रहे हैं, जिससे उनको हम जब खाते हैं अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल करता है। ठीक है। तो और एक और आपको बताते हैं कि ये मोबाइल फोन, पहले हम क्या करते थे, पहले हमारे जीवन में मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था। तो हम लोग ऐसे ही सुख चैन से अपने परिवार के साथ बैठ के आराम, कई सारी आपने रील्स और शॉर्ट्स वगैरह देखे होंगे, आराम से बैठ के अपनी फैमिली के साथ बातें करते थे। बच्चे बाहर खेलते थे, कूदते थे, उनमें एक्टिविटीज होती थी। पर अब मोबाइल की वजह से बच्चे कहीं ना कहीं उनमें बिजी हो जाते हैं और वो एक्टिविटीज उनसे रह जाती हैं और परिवार के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो नहीं हो पाता है। तो कहीं इस चीज से हमारी जीवन शैली जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई है। पहले हम क्या करते थे कि सबसे पहले उठते थे, जब बिस्तर से उठते थे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती का गान करते थे, फिर वो धरती माता के पैर छूते थे, फिर जाके हम अपने जीवन को स्टार्ट करते थे, अपने दिन को बढ़ाते थे। लेकिन अब क्या होता है, जैसे ही हमारी आंख खुलती है हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना मोबाइल उठाते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं किसका मैसेज आया है, किस क्या हुआ है, किस कौन सा मेल आया है। तो कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुई है। फिर यहाँ पे लिखा है दूसरी ओर इस संसार में विभिन्न युद्ध, सशस्त्र संघर्षों और बढ़ते सामाजिक तनावों को सामना कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है कि अब जैसे कि अब यूक्रेन की ही बात ले लो, यूक्रेन का युद्ध जो है पिछले 4 सालों से होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। यूक्रेन जो है विनाश पे है, लेकिन वो अब क्या बोले, रूस भी नहीं मान रहा है, ना यूक्रेन हार को स्वीकार कर रहा है। वो तबाही जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है। हमारे ग्रहों के प्राकृतिक पर्यावरण कहाँ गया,
पर भारी दबाव पड़ रहा है। तो मतलब ये जो हमारे कई सारे प्रदूषण जो बढ़े, नॉइज़ प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कई सारे जो टाइप के प्रदूषण हैं, ठीक है? मृदा प्रदूषण, ये सारा जो है वो हमारे वायुमंडल में इम्पैक्ट करता है, जिससे कहीं न कहीं हमारे ग्रह जो है, ग्रह का मतलब हमारी धरती प्रभावित होती है। हमारी धरती तो प्रभावित होती है, और इसका और जो हमारा आउटर इन्वायरमेंट है उसमें भी कहीं न कहीं जो है इम्पैक्ट पड़ता ही होगा। हम असाधारण संभावनाओं के युग में असामान्य चुनौतियों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। मतलब अब हमने अपने जीवन में कई सारी चुनौतियाँ जो हैं इन सब चीज़ों से खड़ी कर ली हैं, ठीक है? जिनका सामना करना भी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए चुनौती भरा हुआ है। ठीक है? यहाँ पे आप एक सीन देख सकते हो, जहाँ पे कई मतलब बिल्डिंग्स हैं, रोड बनी हुई है, जहाँ पे कार चल रही है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं विश्व भर में अधिकाधिक लोग सोच रहे हैं कि मानवता के समक्ष आने वाली समस्याओं को किस प्रकार हल किया जाए। मतलब अब ये मानव के सामने जो बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ जो पल रही हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करें? हमारा समाज किस प्रकार शांति और समरसता के साथ जीना सीखे। मतलब अब हम मतलब अब सोच रहे हैं, ठीक है? कि अब मतलब कि जब चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो कहीं न कहीं कुछ परसेंट, ठीक है? 100 का कुछ परसेंट जो है वो सोच रहे हैं कि क्या करें कि हमारे सामने ये बड़ी-बड़ी जो चुनौतियाँ पनप रही हैं, उनका हम डट के मुकाबला कर सकें, उनको समाप्त कर सकें। हाँ, अपने समाज में शांति का वातावरण बना सकें। हम किस प्रकार इस सुंदर पृथ्वी को की रक्षा ना केवल अपने लिए अपितु इस पर रहने वाले सभी प्रजातियों के लिए करें। मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो हमारे वाहन चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज से धुआं वगैरह निकल रहा है, ये जो वायु प्रदूषण हो रहा है, ये सिर्फ हमारे लिए हानिकारक नहीं है, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव के लिए हानिकारक है। तो इन सब से निपटने के लिए क्या किया जाए, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे चिंताग्रस्त बताई गई हैं। ठीक है? आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है हम मौलिक प्रश्न यह मौलिक प्रश्न बहुत सरल है, परंतु इसके उत्तर इतने सरल नहीं है। मतलब ये सारे प्रश्न हमारे सामने जो उभर के आते हैं, ऐसा है, वैसा है, लेकिन इनको सॉल्व करना उतना ही कठिन है। यह सरल भी हो नहीं सकते क्योंकि मानव समाज अधिक विविध और जटिल है। मतलब मानव ने खुद को एकदम चेंज कर लिया है इन जो क्या कहते हैं सुख सुविधाओं के पीछे खुद को बांध के रखा है। अगर ये सुख सुविधाएं अगर उसको नहीं मिलती हैं तो उसका जीवन यापन कहीं ना कहीं टफ हो जाएगा। आप ही अगर आप मोबाइल के एडिक्टेड मतलब आपके पास पर्सनल मोबाइल है, अगर आप मोबाइल को एक दिन के लिए भी दूर कर दो तो आपको फील होगा, तो आप पागल तो नहीं होगे, फील होगा कि हाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम इस चीज की आदत डालें तो हम कहीं ना कहीं जिया जा सकता है। पहले भी लोग जीते थे, जिया जा सकता है। तो मतलब हमें किसी चीज़ का एडिक्शन नहीं रखना चाहिए। यदि हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजना एवं उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें विश्व को और विशेष रूप से मानव समाज को समझना होगा। मतलब इन सी चीज़ों पे हमें गौर फरमाना होगा कि हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए ही नहीं, हमारे लिए तो सोचना ही सोचना है। इस जो हमारा वातावरण है, हमारा जो समाज है, उसके लिए भी हमें सोचना होगा। क्योंकि अगर सिर्फ हम अपने बारे में सोचेंगे, तो हम सोच ही नहीं पाएँगे। क्योंकि हमें खुद के बारे में अच्छा करने के लिए समाज को भी अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है? समाज में जो हमारे द्वारा जो कृत्य कार्य हो रहे हैं, ठीक है? उनको भी सुधारना होगा। यही सामाजिक विज्ञान का सार है। आप सोच रहे होंगे कि सामाजिक विज्ञान भौतिकी या रसायन विज्ञान की तरह कोई विज्ञान है। मतलब आपको लग रहा होगा जैसे कि हमारी रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, बायोलॉजी है, इसी तरह से ये हमारी सामाजिक विज्ञान भी है। ठीक है? इस तरीके से आप हो सकता है कि सोच रहे हो। परंतु जो ये सब जो है हमारी सामाजिक विज्ञान जो है वो ऐसा नहीं है कि ये सिंपल हमारी जो साइंस होती है उसकी तरह हो। ठीक है? ये उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। ठीक है? आगे चलते हैं, तो आगे हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यह विषय जहाँ तक संभव है वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। ठीक है? इस पाठ्य पुस्तक में आप कुछ उदाहरण देखेंगे, लेकिन इनका केंद्र मानव समाज है जो स्वयं में इतना विविधतापूर्ण है कि विज्ञान की तरह निर्धारित
प्रक्रियाओं को अपनाने और निश्चित परिणामों को प्राप्त करने की संभावनाओं को छीड़ कर देता है। मतलब मानव जो है खुद में ही इतना ज़्यादा जटिल है कि उसको समझना ही बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ठीक है? और सामाजिक विज्ञान के कई उपविषय हैं, मतलब सामाजिक जो हमारा विज्ञान है, इसके खुद के उपविषय हैं। जैसे है इसमें भूगोल आता है, इतिहास आता है, राजनीतिक विज्ञान आता है, अर्थशास्त्र आता है, समाजशास्त्र आता है, मानव विज्ञान आता है, पुरातत्व विज्ञान आता है, विज्ञान आता है इत्यादि। ठीक है? आपको क्या आपको देखते हैं, आपको इन शब्दों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप सोच रहे होंगे कि हमें इतनी सारी चीजें जो है पढ़नी होंगी, अब कैसे पढ़ेंगे? तो आपको ना इन सब चीजों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से कुछ उप विषयों का अध्ययन आप माध्यमिक स्तर पर करेंगे। मध्य स्तर पर हम इस तरह का वर्गीकरण नहीं किया है। इसकी जगह हमने 5 प्रमुख विषयों का उपयोग किया है। आइए इस पर एक दृष्टि डालते हैं। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी चीजें इसी क्लास में पढ़नी है, धीरे-धीरे करके आपके लेवल के हिसाब से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो पहला यहाँ पे विषय का जो हमारा दिया गया था, यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट देखा था, वहां पे हमारा था भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस विषय में हमारे आसपास की भौगोलिक दुनिया की बुनियादी बातें एवं हमारे ग्रह की कुछ मुख्य विशेषताओं और उन्हें मानचित्र पर दर्शाने का तरीका शामिल है। यह विषय महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है? जबकि हम मोबाइल पर शानदार मानचित्र प्राप्त कर सकते हैं, वास्तव में यह विषय मानचित्रों से इतर चर्चा भी करता है। इस विषय के माध्यम से पता चलता है कि संपूर्ण इतिहास के दौरान मानव सभ्यता के फलने फूलने में भौगोलिक भौगोलिक मतलब कि जैसे समुद्र, पर्वत, नदियां ने किस प्रकार की भूमिका निभाई है। भारत के संदर्भ में यह विषय बताता है कि भारत की प्राकृतिक अब स्थिति उसकी प्राचीन सभ्यता को किस प्रकार अनूठी पहचान दे रहा है। मतलब भारत जो है उसमें कैसे उसकी सभ्यताएं आई, भारत का निर्माण कैसे हुआ, ये कई सारी बातें हैं जो हम यहाँ पे इस विषय में पढ़ेंगे। ठीक है? आया समझ में? अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आती है वो हमारी है खा। विषय खा में हम अतीत के चित्रपट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अतीत के चित्रपट। अब अतीत के चित्रपट से यहाँ पे क्या लेना देना है भाई? तो चित्रपट कैनवास जैसा एक बड़ा टुकड़ा होता है जिस पर चित्र एवं डिजाइन बने होते हैं। कभी कभी ये ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। इसे आमतौर पर दीवारों पर लटका कर रखा जाता है। इस चित्रपट में अतीत का चित्रण हम भारत के अतीत से करना आरंभ करेंगे। शायद यह सोच रहे होंगे कि अतीत को लेकर चिंतित क्यों होना चाहिए, मतलब हम अतीत के बारे में क्यों पढ़े, जब हमें मतलब कहते हैं ना आगे की सोचो, पीछे का क्यों देखते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हम क्यों पढ़े पास्ट, लेकिन हमें अपने फ्यूचर को संभालने के लिए पास्ट में झांकना पड़ता है कि पास्ट में क्या था, क्या क्या नहीं था, जिसके कारण पास्ट में ऐसा क्या था जिसके कारण वहां पे सुख शांति थी, ऐसा वातावरण था। तो उस पास्ट को तो झांकना ही पड़ेगा। ठीक है? वास्तव में यही वर्तमान को समझने की कुंजी है। ठीक है? समझ गए ना इस बात को? मतलब अगर हमें फ्यूचर को, वर्तमान को अच्छा बनाना है तो पास्ट को झांकना ही पड़ेगा। इस विषय में दिए गए अध्याय आपको इस बारे में अधिक स्पष्ट करते दिखेंगे। दूसरे शब्दों में कहें, अतीत हमारी पहचान का मुख्य स्रोत होता है जो हमें यह समझने में सहायता करता है कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं। अन्य शब्दों में कहें तो अतीत हमारे साथ है, क्योंकि दुर्भाग्य से इतिहास केवल दुखद विकास यात्रा नहीं है, अपितु यह लोगों, सरकारों, शासकों द्वारा की गई गलतियों और उन गलतियों के कारणों को समझने में हमारी सहायता करता है। इसको समझने के उपरांत ही हम आशा करते हैं कि उन गलतियों को ना दोहराए। तो समझ गए ना, हमें पास्ट के बारे में जानना, अतीत के बारे में जानना क्यों जरूरी है? कि अतीत में जो गलतियां हुई हैं या जो अच्छाइयां हुई हैं, जो अच्छाइयां होने के कारण जो परिणाम आया, जो बुराइयां होने के कारण जो परिणाम आए हैं, तो ठीक है, उनको हम जब उन पे जब रिसर्च करेंगे, उनको जब हम देखेंगे तो हम उस चीज को, जो दोहराने वाली जो चीज अच्छी है उनको हम दोहराना पसंद करेंगे, जो चीज खराब है उनको हम उनसे हम बचना पसंद करेंगे। ठीक है? तो इसीलिए अतीत के बारे में जानना जरूरी है। फिर है हमारा गा, हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं। प्राय ऐसा माना जाता है कि भारत की संस्कृति अत्यंत समृद्ध, मतलब समृद्ध। ठीक है? भारत की संस्कृति जो है बहुत ही ज्यादा पुरानी है, समृद्ध थी, मतलब बहुत ही ज्यादा विकसित थी। ठीक है? यह
सत्य भी है, परंतु इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? मतलब ठीक है, हम मानते हैं कि हमारी जो संस्कृति जो है वो पुरानी थी और समृद्ध थी, पर इसकी विशेषताएं क्या थी? ये क्वेश्चन उठता है ना। इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? भारतीय इतिहास में यह किस प्रकार प्रकट हुए? मतलब भारत में ये कैसे आए इतने सिद्धांत वगैरह, मतलब इतनी अच्छी चीजें, इतना हमारी जो संस्कृति इतनी विकसित क्यों थी? और हमारे समय की समस्याओं को सुलझाने में किस प्रकार ये सहायता कर सकती है? ये कुछ प्रश्न हैं जिनका अन्वेषण इस विषय में किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी हमारी सभ्यता की नींव को समझे और उनके मूल्यों की प्रशंसा करे। ठीक है, अब हम विषय घ पढ़ते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है शासन और लोकतंत्र। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारा जो रहेगा वो शासन और लोकतंत्र। प्रत्येक देश के नागरिकों को और उस देश की राजनीतिक कार्य प्रणाली की समझ होनी चाहिए। मतलब हमारा जो कोई भी देश हो, वहां के जो नागरिक हैं उनको वहां की राजनीतिक कार्य प्रणाली जो होती है, ठीक है, वहां पे क्या रूल्स चल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, भारत क्या है ये बात ध्यान रखना। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो हमारा भारत है। ठीक है, किस देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? भारत का है। यहाँ विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले विस्तृत शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसकी प्रमुख विशेषताएं एवं घटक क्या हैं वो हमें पता करने हैं। शासन में लोग किस प्रकार भागीदारी करते हैं, उनके अधिकार क्या हैं एवं उनके कर्तव्य और धर्म क्या हैं? क्या अन्य देशों में अलग अलग प्रणाली अपनाई जाती है? यदि हाँ, तो वे कौन सी प्रणाली है? विभिन्न देश आपस में किस प्रकार संपर्क स्थापित करते हैं? मतलब अलग अलग देश जो हैं वो कैसे एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं? इस विषय का अध्ययन कर हम अधिक जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे और यह समझ सकेंगे कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार कार्य करते हैं। साथ ही हमें प्रभावित करने वाली स्थानीय एवं राजनीतिक नीतियों का अपना वक्तव्य प्रभावी ढंग से रख सकेंगे। तो हमें यहाँ पे कई सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी अपने देश के बारे में। नेक्स्ट है हमारा डा। ठीक है, डा यहाँ पे लिखा है हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। ठीक है, अब हम अपने वातावरण पर्यावरण के बारे में देखेंगे। हमारा जो इन्वायरमेंट है आसपास का, उसका उसका हम यहाँ पे देखेंगे। कोई भी परिवार दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे प्राथमिक स्तर पर भोजन, वस्त्र, आश्रय, जल की उपलब्धता एवं द्वितीय स्तर पर वयस्कों के लिए आजीविका और युवाओं के लिए शिक्षा के बिना खुश नहीं रह सकता। तो मतलब हमें दैनिक जो क्या कहते हैं, ये दैनिक यूज करने वाली जो चीजें हैं मतलब दैनिक यूज करने वाली चीजों का मतलब जो हमें चाहिए ही चाहिए है, वस्त्र में चाहिए ही चाहिए, आश्रय में चाहिए ही चाहिए, जल हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जीवन का एक आधार, जीविका के लिए एक आधार हमें चाहिए ही चाहिए, शिक्षा हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इन सब के बिना हमारा जीवन जो है था तो वो आसान नहीं हो सकता। हम इसमें खुश नहीं, इनके बिना हम खुश नहीं रह सकते। ठीक है, इसी प्रकार सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के बिना कोई भी देश सामंजस्यपूर्ण ढंग से उन्नति नहीं कर सकता है। परंतु भारत जैसे विशाल देश में अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है, मुद्रा वास्तव में क्या होती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, किन किन आर्थिक गतिविधियों में लोग शामिल होते हैं, प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का किस प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त प्रबंधन किया जा सकता है। यह विषय कुछ प्रमुख अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को निर्धारित करेगा जो हमें इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में सहायक होगा। ठीक है, आपने देखा कि पिछले अनुच्छेद में कई प्रश्न हैं, यह ठीक उसी प्रकार के हैं जैसा इन्हें होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान भी सही प्रश्न पूछने की कला के विषय से संबंधित है। जब सही प्रश्न पूछते हैं तभी हम सही उत्तरों की खोज कर सकते हैं। मतलब अगर हमारा क्वेश्चन सही होगा तो हम आंसर भी सही ही ढूंढेंगे। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय की शुरुआत महत्वपूर्ण प्रश्न से की गई है जो उपरोक्त तथ्य की पुष्टि करता है। भूगोल से संबंधित अध्यायों में शतरंज के खेल और कुछ प्राचीन तमिल कविताएं आपको रुचिकर लगेंगी। यहाँ पे कुछ तमिल कविताएं दी गई हैं। सांस्कृतिक विरासत वाले अध्याय में साड़ी के उपयोग पर चर्चा की गई है। अर्थव्यवस्था केंद्रित अध्याय में सेवा की अवधारणा और त्योहार का वर्णन किया गया है। ऐसा जानबूझकर किया गया है। हम विभिन्न क्षेत्रों के समस्त पहलुओं को एक साथ लाने में विश्वास करते हैं। इसे बहु
विषयता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे बहुविषयता कहा जाता है, जिसे आप बाद में पढ़ेंगे। यह हमारे दृष्टिकोण को समृद्ध करता है। वास्तव में जब जीवन अनगिनत तत्वों का मिश्रण करता है तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? कई कई सारे क्वेश्चन जो है वो हमारे दिमाग में उठते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए हैं, जिनका आंसर जो है हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे, अपने आंसर को पाते जाएंगे। अब तक यह स्पष्ट हो गया है कि सामाजिक विज्ञान वर्तमान को समझने के लिए और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए और अतीत का निरंतर उपयोग करता है। यह अन्वेषण पूर्ण एवं रोमांचक कार्य है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने काफी चीजें जो है इस चैप्टर में जानी कि हम इस विषय में मतलब कि सामाजिक विज्ञान में क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये है हमारा पहला अध्याय, जिसका नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। ठीक है, जिसको आज हम नहीं कवर कराने वाले हैं क्योंकि क्लास ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आपको आपकी सारी की सारी बुक्स बिल्कुल फ्री में चाहिए ना, ठीक है, और उनके सोल्यूशन चाहिए, तो इसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।